हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत का एग्जाम पॉइंट। और ये हमारे फिजिक्स का आखिरी क्लास होगा एग्जाम पॉइंट का, क्योंकि हम लोग चैप्टर 1 से लेके ये चैप्टर 6 तक एग्जाम पॉइंट हर चैप्टर का अच्छे से क्लियर कर लिए हैं भाई। तो जो भी महान जी लोग हमारे एग्जाम पॉइंट का जो सीरीज है उसको नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से ये सारे फिजिक्स का जो चैप्टर हैं उनका एग्जाम पॉइंट मिल जाएगा। आप उसे देख लेंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है ना 50% तो भाई क्लियर हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम पॉइंट हमारा अपने आप में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ऊर्जा का स्रोत यानी इसे हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। और ऊर्जा के बारे में तो हम कोई क्या बताएं भाई, 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े होंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर था ना। तो कार्य करने की जो हमारे अंदर क्षमता आती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा होती है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला पॉइंट से। और हर एक पॉइंट अपने आप में एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पता ना एग्जामिनर का दिमाग कहाँ से क्वेश्चन बना दे, कोई नहीं जानता है ना। तो पहला पॉइंट करा कि अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान जो होगा ना वो उच्च होना चाहिए। जो भी अच्छा ईंधन होगा उसका ऊष्मीय मान जो हीट वाला होता है ना, एनर्जी, वो थोड़ा उच्च लेवल में होना चाहिए। मान लीजिए हमारे घर पर खाना बनाने वाले जो ईंधन होते हैं वो थोड़ा सा कम पावर देंगे तो जल्दी खाना नहीं बनेगी। ऐसा हमारे पास ऊर्जा देने वाला कोई स्रोत होगा कि इतना तीव्र ऊर्जा दे कि हमारा खाना जल्दी बन जाए, तो इसका मतलब हम लोग उसको क्या कहेंगे, अच्छा ईंधन कहेंगे। जैसे आज के जो समय है एलपीजी का, ये बहुत अपने आप में क्या देता है, अच्छा ऊष्मा देता है। तो ये कह रहा है कि हम अच्छा ईंधन किसको कहेंगे, जिसमें उसका एक गुण होना चाहिए ऊष्मीय मान। और ये मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अगर ये उच्च है तो मतलब ईंधन भैया अच्छा है, क्लियर। अगर इनका ऊष्मीय मान निम्न है मतलब कम है तो उनको हम कहें कि भाई ये तो बैड फ्यूल है, ये गुड फ्यूल नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इस पॉइंट का हमें ध्यान में रखना है। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है जरा समझिए। कह रहा है कि प्रकृति में ऊर्जा का उत्तम मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकृति माने हम जो इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, खासकर इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो इस पृथ्वी के लिए या ब्रह्मांड के लिए कहें, ऊर्जा का उत्तम स्रोत सूर्य को माना जाता है या कहा जाता है। भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस पूरे प्रकृति में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, तो सूर्य है। कैसे सर, सूर्य के प्रकाश आते हैं तो सारे पेड़ पौधे अपना खाना बनाएंगे, जिंदा रहते हैं। और हम लोग भी मुख्य तौर पे पेड़ पौधे पर आधारित होते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग हैं क्या, परपोषी। और परपोषी किस पर आधारित होते हैं, स्वपोषी पे। और स्वपोषी किस पर आधारित होते हैं, सूर्य के प्रकाश पर। तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत कौन की है, सूर्य जी की है। तो जय हो सूर्य जी, आपका पूजा पाठ होगा। खासकर छठ के दिने आप हीरो बन जाते हैं, है ना जी। सूर्य जो है छठ के दिन नहीं बन जाते हीरो, उस दिन तो इनका कहानी ही क्या। और ये संसार का नियम ये है कि उगते हुए सूरज को सभी नमस्कार करते हैं। मतलब अगर सूर्य हैं तो लोग उनको सलामी ठोकेंगे। अगर किसी दिन गायब हो जाए कुछ 2-4 दिनों के लिए तो कहेंगे लोग कि ओहो कैसा मौसम हो गया है। ठंडा के दिन में अगर गायब हो जाएं तो बहुत सारा उनको गालियां सुनने को मिलता है ना। तो ये भी समय समय पर लोग इनको पूजते भी हैं और कभी कभी गालियां भी देते हैं। जीवाश्म ईंधन, ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट कर रहा है जीवाश्म ईंधन। इसके नामे में लिखा है जीवाश्म, जीव प्लस क्या, उसका लग रहा है कि कोई अंश होगा, है ना। तो जीव का अंश जिसमें रहेगा ये ईंधन अनवीकरणीय है। मतलब ये एक बार उपयोग होगा तो दोबारा उपयोग होने में लंबा हजारों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे भाई उस ईंधन को प्राप्त करने में। तो अनवीकरणीय जो होता है ये क्या कह रहा है कि एक बार अगर उपयोग कर लिया जाए
तो भाई दोबारा उपयोग करने में, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, इसीलिए हम इसका बार बार उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अनवीकरणीय है, ये समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए हमें टेंशन हो रही थी। तो आज की साइंस इलेक्ट्रिक के दुनिया में जा रही है ना। इलेक्ट्रिक बाइक आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार आ रही है। ये सारा का सारा साइंस का थॉट्स है। जो हमारे साइंटिस्ट लोग होंगे वो लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि एक दिन ना एक दिन ईंधन कम हो जाएगा, ईंधन खत्म हो जाएगा तो कैसे जीवन चलेगा। इसीलिए वो लोग फ्यूल गाड़ी को धीरे धीरे कम करने लगे और इलेक्ट्रिक की दुनिया में आगे बढ़ने लगे। तो भाई साइंटिस्ट लोग अच्छा भी काम करते हैं और कहीं कहीं खतरनाक भी ना। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आएगा, तो लकड़ी आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। ये सारे अपने आप में जीवाश्म ईंधन है और इनका भंडार जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं भाई। कितना आदमी की जनसंख्या इतना बढ़ रही है, तो ये भंडार एक ना एक दिन क्या होने जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे। तो हाहाकार मच जाएगा इस धरती पर, लोगों को आवश्यकता कम मिलेगी, है ना। मतलब आवश्यकताएं के हिसाब से वो ईंधन जो है ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, तो लोग लगेंगे आपस में लड़ने झगड़ने। इसीलिए क्या किया गया, साइंटिस्ट लोग कहें कि रुको लगा रहे हैं दिमाग, आता माजी सटकली का क्या जी लगाए, तो पता चला रही वाह इलेक्ट्रिक की दुनिया। रुक जाओ, कार लेके आ जा रहे हैं, भी की गाड़ी आ जाए, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आ जाए, बहुत सारे। तापीय विद्युत संयंत्र, ये वो मशीन या ये वो संयंत्र है जिसमें इसको चलाने के लिए कोयला अथवा तेल का उपयोग किया जाता है। इस मशीन को चलाना होगा तो कोयला डालना पड़ेगा या तेल डालेंगे, तब जाके ये मशीन चलेगी और ये तब ऊर्जा का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। समझ में आ रही है। पहले की जो ट्रेन थी वो भी ऐसे ही कोयला पर चलती थी ना भाई। पुरानी जो ट्रेनें थी, रेलगाड़ियाँ थी, उनको चलने के लिए क्या चाहिए था, कोयला से वो पानी को भाप में, उसके बाद भाप इंजन जो था, समझ रहे ना, जेम्स वाट नाम आता है उनका। तो ध्यान ये रखना है कि तापीय विद्युत संयंत्र में कोयला और तेल का उपयोग किया जाता है। ये हमें ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है। अगला देखिए, जल विद्युत संयंत्र। ये जो मशीनें हैं, ये जो बनाई जाती है जल के तरफ, अब अपने आप में बड़ी बड़ी ये सब होती हैं कहानियाँ, लेकिन हम लोग इनको संक्षेप में ही समझ रहे हैं कि जल विद्युत संयंत्र जो है, इनके द्वारा ये करता क्या है, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। हमारे देश में जहाँ बड़ी बड़ी बांधें होती हैं वहाँ पर ये लगता है जल विद्युत संयंत्र। बड़ी बड़ी पंखियाँ होती हैं, उसमें डायनेमो होते हैं। अब पानी जब गिरता है ना उस पर, तो चल करके ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक उत्पन्न करता है, तो बहुत फायदा हो जाता है। तो ये सब ऊर्जा जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, ये तो बार बार आदमी इनको क्या कर लेंगे, अपना उत्पन्न कर लेंगे। क्लियर ना। ये सारे लोग अपने आप में बार बार रीयूजेबल हो जाएंगे। देखिए, पेड़ पौधे और जानवरों के शरीर में, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं और जानवरों के शरीर, आप लोग पढ़े होंगे कि ये किसी कारणवश धरती के नीचे दब जाते हैं, तो लाखों करोड़ों के बाद ये ईंधन में बदल जाते हैं। जितने भी जानवर होते हैं वो तेल पेट्रोलियम में, और जो लकड़ी उकड़ी होता था, बड़ा बड़ा पेड़ होता था, वो क्या में बदल जाता था, कोयला में। तो ये तो कह ही रहा है ना कि पेड़ पौधे और जानवरों के जो शरीर होते हैं ना, इनके अंदर की जो जैव पदार्थ है, इनको कहते हैं जैव मात्रा, या इसी का दूसरा नाम है बायोमास। क्या नाम है, बायोमास। एक होता है बायोगैस, एक होता है बायोमास। तो ध्यान रखना है कि बायोमास किसे कहते हैं, तो जिसके अंदर किसका पदार्थ मौजूदगी हो, तो जानवरों का, पेड़ पौधों का, वो सब का अंश पाया जाएगा, तो ये हमारे हो जाएंगे बायोमास। क्लियर, यहाँ से पॉइंट्स क्लियर हुए। चलिए अगला पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, एक होता है लकड़ी और एक होता है क्या, चारकोल। चारकोल जो होता है ये लकड़ी की अपेक्षा क्या होता है, बेस्ट, मस्त होता है भाई साहब। ये अपने आप में क्या है, लकड़ी का ही एक अलग रूप होता है। चारकोल जो होता है लकड़ी से थोड़ा सा उत्तम होता है, धुआं कम देता है। कभी कभी मक्का जो भुजाता है ना, तो आप देखेंगे छोटा छोटा लकड़ी का लोग रखे रहते हैं। या कबाब लोग जो मांसाहारी
महान जी लोग होते हैं, वो कबाब जहाँ हो जाता है तो छोटे छोटे वो लकड़ी का रहता है, कोई कोयला वाला भी रखता है। तो जो चारकोल होता है ये लकड़ी से क्या होता है, बेस्ट होता है, ये धुआं भी कम देता है और उसमें मान भी इसका क्या होता है, ऊंच होता है। इसीलिए हमें पॉइंट्स में ध्यान रखना है कि चारकोल भैया जो है लकड़ी से क्या होंगे, अच्छा होंगे। जबकि बनते कहाँ से हैं चारकोल, चारकोल कहाँ से बनेंगे, तो लकड़ी से ही बनेंगे, लेकिन उसी से एक दिन बेस्ट हो जाएंगे। वो कुछ सहेगा, स्ट्रगल करेगा, संघर्ष करेगा, तब जाके उसी का एक अलग रूप आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। बायोगैस ये भी पूछता है कि बायोगैस के अंदर क्या क्या मिले हैं, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का मिश्रण है। मतलब ये कई तरह के CO2, CH4, हाइड्रोजन, ये तमाम गैसें जो है मिल करके किसको बना रही हैं, तो ये बना रही हैं बायोगैस को। लेकिन ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछता है कि इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, मीथेन गैस का है। किसका है भैया, मीथेन, कहीं कहीं मेथेन भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला भी होता है क्या, CH4। और ये आपके माइंड में जाएगा कि सर ये गैस के अंदर, इस बायोमास गैस के जो अंदर मीथेन गैस कितना % होता है, तो आप इस बात को यहाँ समझ लें कि ये 75% उपस्थिति दर्शाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेन पार्टनर, इसका मेन हीरो है भैया। समझ लीजिए कितना %। देखिए बायोगैस का जो मुख्य अवयव, मुख्य भाग, माने आप इसे भाग भी कह सकते हैं, तो मेन हीरो कहिए, फिल्म का मेन हीरो जो है, फिल्म का नाम है क्या, बायोगैस। और इसके अंदर के बहुत सारे लोग रोल खेलने वाले हैं, तो उसमें CO2 भी है, हाइड्रोजन भी है, मेथेन भी है। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ उस फिल्म में, उसका नाम क्या है, मीथेन। और इसने जो अपना एक्टिंग की सब लोगों से ज़्यादा 75% कर दिया, समझ रहे हैं ना। बाकी 25% लोग अपना किरदार या भूमिका निभाए हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बायोगैस का मुख्य अवयव या मुख्य भाग कौन होता है, मीथेन। और कितना % होता है भैया, तो 75%। इस बात को ध्यान में रखना है, क्लियर ना। चलिए अब अगला पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, और ये पॉइंट्स देख लीजिए। गोबर जब बनता है ये ना बायोगैस, तो ये सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारा बड़ी बड़ी मशीनें बैठती हैं, बड़ा एक क्षेत्र में उसको बैठाया जाता है। तो उसमें एक प्रक्रिया होती है जहाँ गोबर को और जल को मिलाया जाता है, गाढ़ा। जैसे गाँव में क्या होता है, गोबरी करते हैं। गोबरी का मतलब लीपा पोती होता है। तो गोबर लेके, पानी लेके उसको गाढ़ा करके, जो घर के औरत लोग होती हैं या बड़ा स्तर पर जहाँ कभी धान उनका होता है ना काम, भाई साहब खरिहान होता है, वहाँ पर धान उनका अब कटा उटा के रखा जाता है, तो खरिहान को क्या करते हैं, गोबरी कराया जाता है। काफ़ी वो जगह एकदम अपने आप में शुद्ध बन जाता है। और घर पे भी गांव में अगर है ना मिट्टी का घर, तो अगर उसको आसपास लिप देता है तो बड़ा मस्त हो जाता है वो जगह। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब उस गोबर को और जल को मिला देंगे ना, तो इस घोल को करदम के नाम से पुकारी जाती है। किसके नाम से, करदम के नाम से। और अंग्रेजी में तो आप लोग जानबे करते हैं, ये खतरनाक नाम दे देता है। तो आप लोग के सामने हमको क्या बोलना अंग्रेजी का जी, आप लोग इसी तरह अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। कुछ लोग चाइनीज भी बोलते हैं, नहीं बोलते क्या, चाम्योंग चाम्योंग, कुछ लोग चाइनीज़ के साथ भी बोलते हैं। और हम लोग तो समझ रहे हैं ना, वह युक्ति, वह डिवाइस जो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, बदलता है भाई। ऐसा कोई मशीन होगा जो किसको, पवन भैया को किस में बदल देगा, विद्युत में। तो उससे बदलने वाली भाई जी को कहेंगे क्या, पवन चक्की। चक्की चक्की आटा निकाल, वो कहानी एक देखे थे ना कार्टून, वो नहीं था, चक्की लिया था, अब मांगता था चक्की चक्की नमक निकाल। तो एगो भैया उसका चुरा के लेके भाग गया समुद्र में, आ कह दिया निकालो नमक, आ उसको बंद करने पता ही नहीं था। बड़ा अजीब ये कहानी था ना। लेकिन हाई ध्यान दीजिए, पवन चक्की, हाई ध्यान रखिएगा, पवन चक्की, पवनों का देश किसे कहते हैं, कमेंट मारिएगा।
पवनों का देश किसे कहा जाता है ना, हम देखेंगे कि कमेंट में किसका किसका सही आंसर आ रहा है। तो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है भाई, तो उस मशीन का नाम क्या हो जाएगा, पवन चक्की। क्लियर, ये आटा चक्की वाला बात नहीं है, ये हवा पे चलने वाला चक्की है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ये क्या करे, सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। हाँ सर, ये बात तो सही है, क्योंकि सौर ऊर्जा जल्दी खत्म होगा नहीं, सूर्य को खत्म होने में अरबों वर्ष लग जाएंगे, है कि नहीं। अब बाकी है लकड़ी उकड़ी पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, इसका भंडार तो भाई धीरे धीरे खत्म हो ही रहे हैं। तो सूर्य जी जो है ना, ये भैया इतना समय तक ऊर्जा देंगे कि हम लोगों के लिए अथाह है इनकी ऊर्जा, है कि नहीं। तो इसीलिए ये ऊर्जा हमारे लिए क्या है, नवीकरणीय। क्या है भैया, नवीकरणीय। क्लियर। अगला देखिए, सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक का मान पूछता है, तो यहाँ पर इसका मान कितना होता है, 1.4 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होता है ना, ध्यान रखिएगा। हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें जो सूर्य का प्रकाश आता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो सेकेंडों में ऊर्जा हमें मिलती है ना, वो अपने आप में एक नाम से पुकारा जाएगा, जिसका नाम होगा क्या, सौर स्थिरांक। और ये मान कितना होता है भाई, तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर ना, ये वैल्यू याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, तो इस तरीका से हमारा यहाँ तक कहानी क्या हो चुकी, समाप्त हो गई। और अगला ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने तो कुकर का नाम बहुत सुना, दाल घर पे जो बनता है कुकर, उसमें अलग अलग प्रकार के भी भोजन बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कुकर जिसका नाम क्या है, सौर कुकर या सोलर कुकर इसे कहते हैं। तो इस कुकर में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का, ये कुछ आप देखे होंगे ना, कुछ बक्सा टाइप के होता है, कुछ ऐसे, ये कुछ बक्सा टाइप का रहता है भाई। अब खतरनाक बन गया है तो क्या करें, ये ऐसे बक्सा टाइप का रहेगा, और इस तरीक़ा से इसी के अंदर अपना क्या रहते हैं, यहाँ पर रहता है, इसका क्या खुला रहता है मुँह, है नहीं रहेंगे सूर्य जी रहेंगे, ठीक। और ये आएगा इस दर्पण पर प्रकाश, और ये क्या करेगा, अवतल दर्पण करता क्या है भाई, सारे प्रकाश को लेकर के एक जगह पर अभिसरित कर देता है, और इसी के अंदर खाली जगह रहते हैं, और यहाँ पर रख देता है खाद्य पदार्थ बनाने वाले, और ये सारे को ऐसे यहाँ पर भेज देता है। अब भेज देता है तो इसकी बनावट बड़ा मस्त होती है, क्योंकि उसके अंदर काला रंग का पदार्थ से पेंट से किया गया रहता है। और जैसे ही उसमें ये सारा प्रकाश जब जाएगा ना, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और कुछ ही समयों में उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि अब लगने लगे कि हाँ भाई, खाना पकाने का समय आ चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सोलर कुकर जो है, ये भाई साहब अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित किया जाता है। और सोलर कुकर में फ़ायदा ये है कि ये भाई साहब जब मन तब सूर्य के प्रकाश में खाना बना देंगे। साथ में इनको बनाने के मैंने इस कुकर के लिए लकड़ी गोईठा की ज़रूरत नहीं है, ये लकड़ी गोईठा को थोड़ा बचाएगा। लेकिन अगर कोनो आदमी भूखाए हैं या तले बदली छा गया, बादल का दिन आ गया, वर्षा का दिन आ गया, रात का समय होगा, उस टाइम में कुकर गया कि हम खाना नहीं बनाएंगे, भूखे तुम्हारा जो भी हो, तो कोनो खिसियाए आदमी टांगों के पटक देंगे कुकर को कि चलो निकलो हटो यहाँ से, खाली आया है सूर्य के प्रकाश में खाना बनाएगा। तो भाई साहब ये एक अलग से रख दी जाती है। बाय द वे कभी कभी ऊर्जा बचाना है, दोपहर में कभी मन कर दिया कुछ खाने का, धूप का दिन है तो मस्त बना के कुछ ऊर्जा बचाई जा सकती है। तो ये मत समझिए कि पूरा काम यही संभालेगा।